जो गोविंद विश्वास जी का चैनल है वो चित्रकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चैनल है और एक तरह से चित्रकारों को प्रमोट करना इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बल्कि उनकी जीवन की गतिविधियों, वो कैसे पेंटिंग करते हैं, क्या पेंटिंग करते हैं, ये सब वो दिखाते हैं और सारे दर्शकों के बीच में एक तरह से कहना चाहिए कि जो आर्ट गैलरी है आर्टिस्टों की, ये लोगों के घरों तक प्रवेश कर रही है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इन चित्रकारों को और अन्य कलाकारों को सब्सक्राइब करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं ईश्वरी रावल जी, जिनका एक एग्जीबिशन चल रहा है मुंबई में और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। थैंक यू। और सर, हम जानना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में जैसे शुरुआत होती है आपकी आर्ट जर्नी, और उससे पहले तो हम आपको बधाइयां देना चाहेंगे कि आपने रामायण पे बहुत सारा जो आपका काम वहां पे देखने को हमें मिला, जानने को मिला। उसके लिए हमें बहुत तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे अब लोग काम करना बंद कर चुके हैं हम लगभग। जी। तो सबसे पहले तो जो जर्नी है, हम वहां से आपके शुरुआती दौर आपका कहाँ बीता, आपका बचपन, जर्नी, स्कूलिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपसे हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है बरनावद, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1944 में। और ये इतना छोटा गांव है कि वहाँ से सड़क भी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती है। पिता किसान थे और मैं लगभग पहली से लगा के तीसरी क्लास तक अपने गांव में पढ़ा जी। और मजेदार बात ये कि एक बार क्या हुआ कि जब मैं दूसरी तीसरी में था तो वहाँ के टीचर का ट्रांसफर हो गया, तो क्लास के सारे लड़के जंगल में भाग और वहाँ दिन भर वो बेर और करोंदे और ये खाते रहे और शाम को घर आए। दूसरा एक और वाकया मैं सुनाता हूँ कि हमारा घर का मंदिर है जो घर से 10 कदम दूर है जी। तो वहाँ पिता मुझे आ ई लिखना सिखा रहे थे जी। तो ई लिखना मुझे नहीं आ रहा था, जो कि मेरे नाम का पहला अक्षर है जी जी। हाँ, तो ई क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिख पा रहा था, तो पिता ने एक झापट मुझे जोर से रसीद किया और मैं वहां से उठ के भागा और सीधा घर में। पर विशेष बात यह कि इसके बाद पिता ने फिर कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। और मैं वहां से तीसरी क्लास पढ़ा, फिर अपने दूसरे गांव में पढ़ा चौथी क्लास, फिर तीसरे गांव में शहर में पढ़ा। फिर इसके बाद बहन के पार महतपुर चला गया, वहाँ 1-2 साल पढ़ा। फिर वापस एक और जगह आ गया, वहाँ 1 साल पढ़ा। इसके बाद फिर शाजापुर चला गया, वहाँ मैंने हायर सेकेंडरी किया। फिर उज्जैन चला गया, वहाँ से मैंने बीए और मास्टर डिग्री पेंटिंग में हासिल की। बीएड भी मैंने किया और फिर मैं इस तरह से मेरा ये एजुकेशन तो इंदौर कॉलेज में आपका जाना नहीं हुआ ऐसे? नहीं, इंदौर कॉलेज से मेरा एजुकेशन नहीं हुआ। मैंने उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की। पर आपका एक दौर था जिस समय तो बहुत सारे ऐसे इंदौर में दिग्गज कलाकार रहे हैं, उनसे कभी आमना सामना परिचय ऐसे एग्जीबिशन के दौरान आना जाना? निश्चय ही। एक बार 1982 में दिल्ली में कला मेला लगा था, पहला कला मेला जी। और उसमें मुझे पहला स्टॉल मिला था और उस पर लिखा था इंदौर आर्टिस्ट। तो हुसैन खुद आए और मेरे से मिले और हम लोग वहीं धूप थी सामने, उस पर बैठ के बहुत सारी देर तक बातचीत करते रहे। पूछा आप इंदौर से आए, क्योंकि इंदौर से उनका बड़ा लगाव था। बिल्कुल। और इसके बाद भी एक और मुलाकात उनसे, एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने इंदौर में दिया था जिसमें उन्होंने गणपति बनाए थे और उस समय भी उनसे बात हुई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आर्टिस्ट और पत्रकार और फोटोग्राफर उनसे कर रहे थे, तो मेरे साथियों ने पूछा आप इनसे एक क्वेश्चन कीजिए। ये वह दौर था जब ताज आर्ट गैलरी में हुसैन का पेंटिंग जो एक क्रिस्टीज ने नीलामी आयोजित की थी जी, उसमें हुसैन का पेंटिंग 5 लाख में बिका था और मैं उस नीलामी में मौजूद था। तो मेरे से दोस्तों ने कहा कि आप हुसैन से एक क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने हुसैन से कहा कि हुसैन साहब, भारत एक बहुत गरीब देश है और यहाँ किसी आर्टिस्ट का 5 लाख में बिक जाना ये कला का मूल्य है या खरीदार का घर हो? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। तो हुसैन चुप हो गए
तो ये ऐसा, बल्कि ये क्वेश्चन जो है फिर बाद अखबारों ने इस क्वेश्चन को भी छापा। फिर बहुत देर बाद हुसैन ने कहा कला का मुंह, बहुत धीरे से। तो ऐसे मतलब भी एक वो मेरे ख्याल से अचरज में आ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी हाँ हाँ, वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। नहीं वाकई, क्योंकि सही मायने में था तो ये भैया, ये तो खरीदार का वो, अच्छा वो धर्मयुग में छपा था जिसने वो 5 लाख में पेंटिंग खरीदा था, वो धर्मयुग छपा था। और उसके सामने खरीदार बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, माचिस पास में रखी थी, पीछे पेंटिंग रखा हुआ है। इस तरह का वो धर्मयुग में वो पेंटिंग छपा था। तो बाद में जब हुसैन चले गए तो हम इंदौर के अखबारों में ये क्वेश्चन विशेष रूप से हाईलाइट हुआ था कि एक आर्टिस्ट ने ऐसा क्वेश्चन किया हुसैन। अच्छा, जैसे अभी जो एग्जीबिशन आपका वहाँ चल रहा है तो उसमें रामायण के ऊपर आपने बहुत सारे चित्र, आपके शुरू से ही ये ग्रामीण जीवन व ऐसे टॉपिक्स पे आप काम करते हैं? देखिए, दरअसल मैं मालवा का रहने वाला हूँ जी, और मालवा मेरे पेंटिंग में, चाहे मैं एब्स्ट्रैक्ट करूँ, चाहे मैं फिगरेटिव करूँ, चाहे लैंडस्केप करूँ, मुझे मालवा हमेशा आ जाता है। तो जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था तो क्लास में ये नियम था कि एक लास्ट बच्चे से रामायण पढ़ना शुरू होती थी। तो एक दोहे से दूसरे दोहे तक एक बच्चा पढ़ता था। तो हम सब रोज रामायण पढ़ते थे, पहली बात। दूसरी बात, मेरे दादाजी को कई श्लोक और बहुत सारे अध्याय मुखजवानी याद थे और वो कई बार उदाहरण देते थे संस्कृत में। तीसरे, मेरे जो काका बा थे वो कभी भी आते जाते, काम करते, सोते बैठते रामायण लेके बैठ जाते थे, और मेरे पिता भी। तो मेरे रामायण का इस तरह से मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। और शुरू करने के पहले मैंने 3 बार आद्योपांत रामायण पढ़ी और तुलसीकृत भी पढ़ी और वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी। और इसके बाद जो प्रसंग और जो घटनाएं और जो दृश्य इन्होंने मुझे आकर्षित किया, उनको लेके मैंने काम करना शुरू किया। और ये मेरी जो एग्जीबिशन है इसका नाम है अभिरामस्य। अभिरामस्य का मतलब होता है सबके प्रिय राम। और इसमें एक पेंटिंग 5 फीट बाय 20 फीट का बना हुआ है। और शुरू दिन से ही उस पेंटिंग के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोग उत्सुक होते हैं कि ये इसमें क्या है। दरअसल उसमें शुरू होता है, पीठाभ्याम पीड़ितस्तेन महाशैलो महात्मना ररास सिंहाभितो महान मत इव द्वीप। उसमें हनुमान महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए हैं जी, और वो अपने पैरों से और हाथ से महेंद्र पर्वत को दबाते हैं। तो पर्वत फटने लगता है, उसके पत्थर गिरने लगते हैं, उसके पेड़ हिलने लगते हैं। और फिर एक क्षण के लिए हनुमान श्रीलंका के बारे में सोचते हैं और वहीं वो उपस्थित वानरों को कहते हैं कि अगर रावण मुझे श्रीलंका में नहीं मिला तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और रावण को बांध कर ले आऊंगा। इस तरह का है। और फिर आगे हनुमान उड़ते हैं। हनुमान वहीं से सूर्य को, पवन को, इंद्र को नमस्कार करते हैं, सूर्य को आसमान की तरफ देखते हैं और फिर श्रीलंका के लिए उड़ते हैं। वहां मैंने श्रीलंका बनाई है त्रिकूट पर्वत पर। उस समय 5000 साल पहले 7 मंजिल मकान हुआ करते थे श्रीलंका में। तो मैंने वहाँ 7 मंजिल मकान बनाए हैं। और इसके बाद रावण का पहला कक्ष है, उसमें कम से कम 8-10 स्त्रियां, रावण की जो पत्नियां हैं वो सब सो रही हैं। वो सब देवताओं की और गंधर्वों की लड़कियां हैं जिन्होंने अपने मन से रावण से विवाद किया है। और ऊपर खिड़कियों में मैंने 10 सिर रावण के बनाए, अर्थात रावण वहां सर्वत्र उपस्थित है। एक तीसरा भाग है पेंटिंग का, ये आखिरी भाग है, और इसमें भी रावण की पत्नियां। तो रावण कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, रावण बहुत संगीत प्रिय व्यक्ति था। उनके महल में डांस, ड्रामा, संगीत, ये सब होता था जी। तो ये सारी स्त्रियां 5000 साल पुराने वाद्य यंत्र लेके सोई। तो उसमें विपंची वीणा, आडंबर, पटह, डिंडिम, ये सारे 5000 साल पुराने वाद्य हैं, ये लेके स्त्रियां सो रही है। अब वहां बीच में मंदोदरी सो रही। तो मंदोदरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री थी। और हनुमान वहां खिड़की से झांकते हैं कि ये सीता है, क्योंकि वो सबसे सुंदर है। तो वो वानर रूप में अंदर आ जाते हैं
उधर मनुष्य रूप में रहते हैं, अंदर वानर रूप में आते हैं। तो वाल्मीकि कहते हैं कि वानर जब प्रसन्न होता है तो पेड़ पे चढ़ता उतरता है, पूंछ पटकता है, पूंछ चूमता है और किलकारी भरता है। तो हनुमान क्या करते हैं, वो एक खंबा है महल के अंदर, तो उसमें चढ़ रहे उतर रहे और किलकारी मार रहे। लेकिन एक क्षण फिर वो देखते हैं कि मंदोदरी को समझते हैं सीता, तो देखते हैं कि तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए हैं, तकिया लगा के सो रही है, पलंग पे सो रही है। तो फिर यहाँ वो सोचते हैं कि नहीं, ये सीता नहीं हो सकती है। हाँ, फिर यहाँ से वो अशोक वाटिका जाते हैं। इस तरह का वो पेंटिंग है। और ये कितना खूबसूरत वर्णन है, मतलब जिस तरीके से आप इसको सुना रहे हैं मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये नए जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को एक अगर जैसे इस तरह से अगर चीजें वो सुने तो उनके पास कितने सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये इस तरह के जो मैं एक चीज मानता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ बड़ौदा में पढ़ाई की, यहाँ भी वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है, हर जगह भी वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है। पर ये सब जो चीजें हैं जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सब चीजें अपने सिलेबस में होना चाहिए, तभी जो कला और संस्कृति का एक अलग तरह से उत्थान होगा। ये मैं अगर ये वीडियो ऐसे लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वो लोग इन सिलेबस पे काम करें, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज हम सिर्फ एडप्ट ही करते जाते हैं चीजों को। तो वाकई सर ये बहुत बड़ा मिसाल है ये दूसरों के लिए जो आप इस तरह से काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि मैं ये काम करते हैं, हम आपका स्लाइड शो के साथ है ना बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो इसको और इंटरेस्टिंग। ये 1995 में एक विशेष समारोह में देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मुझे ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया था। ओके, वाओ। और ये ललित कला अकादमी में एक हमारी ग्रुप शो था जिसमें बोधड़े साहब भी थे, मैं था, और ललित कला अकादमी की जो डायरेक्टर जो चेयरमैन थे मुखर्जी, शायद मुखर्जी या बनर्जी ऐसा नाम था उनका, उन्होंने उस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। ये उस समय का चित्र है, ये भी करीब लगभग 6-7 साल पुराना, ये भी वही है। इसी में वो मिस्टर भोसले भी दिख रहे हैं और ये मेरा पेंटिंग है सामने, जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड को। जी। पर वो उस समय के काम और अभी जो हम सीरीज जहांगीर के काम में देख रहे हैं उसमें आपको क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि वो उस तरह का जो एक काम है अभी वाला और जो आप एक लाइट टू डार्क, डायरेक्ट टू लाइट, ये कितने समय से आप इस तरह से कर रहे हैं काम? देखिए, जब मैंने शुरुआत की पेंटिंग की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पेंटिंग ही नहीं, किसी भी रचनात्मकता की शुरुआत हम अपने अंदर पूर्णता पाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। और हम सब अपने अपने अधूरेपन में जीते हैं। हमारा कहीं कोई हमसे छूट जाता है, रह गया है, जिसे हम कलाओं या सृजन के संसार में जाकर पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और ये जो पूर्ण होने की जो कोशिश है, ये हमारे अंदर एक रचनात्मक बेचैनी पैदा कर देती है। और मजेदार बात ये कि जहाँ एक और हम कुछ अर्जित करते हैं, वहीं हमसे हमारा कुछ छूटता चला जाता है। तो एक अधूरापन पैदा होता है, और ये जो अधूरापन है ये शाश्वत होता है। हम अगर पूरे होते हैं तो अपने से बाहर पूरे होते हैं। जैसे एक असुंदर लड़की अपनी असुंदरता के अपूर्ण को अपनी देह से बाहर जाकर पूरा करती है, लेकिन देह के स्तर पर तो वो वैसी बनी रहती है जैसी होती है। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूर्ण हो जाएगा उस पर विराम लग जाएगा। तो ये जो अपूर्णता है, ये कला की, सृजन की, निरंतरता की पहली शर्त। ओके। तो ये जैसे मैं ये इसमें लाइट का एक आभास दिख रहा है, जो लाइट इफेक्ट किधर से भी हो सकता है। इसकी शुरुआत क्या आप शुरू से कर रहे हैं जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से, या ये बीच में जब मिडिल एज में ये शुरू हुआ? ये देखिए, कला के सृजन के कई फेज मेरे जीवन में आए हैं जी। शुरू में मैंने मिनिएचर काम करना शुरू किया। ओके। तो मेरे एक टीचर थे जो मुझे कागज बनाना सिखाते थे, जिस पर मिनिएचर वर्क करते हैं, जो कांगड़ा शैली, मुगल शैली,
और ईरानी शैली, इनके मैंने शुरू में बहुत पेंटिंग बनाए जी। और इसके बाद फिर मुझे लगा कि ये सारा जो काम है ये तो पहले हो चुका है जी। तब फिर मैंने अपनी अलग शैली डेवलप की और एक दो एग्जीबिशन, कम से कम 20-20 पेंटिंग, 2-3 बार मैंने एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाके काम करना शुरू किया। ये जो काम अभी दरअसल हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वर्क है, फॉर्म्स है जी, आसमान है। दरअसल क्या है कि मेरी माँ जब बचपन में छोटा था तो मुझे कंधे पर बिठाकर खेत पर ले जाती थी और वहाँ मेड़ पर मुझे सुला देती थी, तो मैं आसमान देखता था। तो मेरे जो शुरू के पेंटिंग है उनमें बड़ा आसमान होता था। बाद में धीरे धीरे जब शहरों में इधर उधर, तो आसमान छोटा होता चला गया, फिगर बढ़ते गए। तो अलग अलग समय में, जैसे एक बार मैंने एक बच्चे की सीरीज की थी, तो उसके भी लगभग मैंने 15-16 पेंटिंग बनाए थे और साइज वही मेरा 3x4 फीट रहा है। हमेशा इस साइज में बनाता रहा हूँ, इससे बड़े पर इससे छोटे मैंने कम बनाए। तो दरअसल वो जो बच्चा था वो मेरा खुद का अपना बच्चा था। तो कहीं बच्चा किसी महल के सामने सोया हुआ है, कहीं सुनसान में बच्चा अकेला है, इस तरह से अलग अलग सारे चित्र। और वही वो एग्जीबिशन फिर बच्चे को लेके मैंने जहांगीर में शो भी किया था। और दरअसल उस समय बहुत कम सेल हो पाया था जहांगीर में। तो पेंटिंग मेरे से एक आए थे, बोले ये हमको आधी कीमत में दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये भी बंडल बांध के मैं समुद्र में फेंक जाऊंगा, पर कीमत आधी नहीं करूंगा। इस तरह के बहुत सारे। और जहाँ उसमें ताज होटल में मैंने एक शो किया था, तो एक महिला आई, बोले आप अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं उस समय अकेला था वहाँ ताज में। तो बहुत सारी खाने पीने की चीजें ले आई, बोले आप खाइए पीजिए। और इस तरह से वो महिला, मालूम नहीं क्या था उसके मन में, तो वो मुझे दे गई थी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो मैंने कई फेजेज में काम किया है, मतलब लैंडस्केप भी बनाए हैं, पोर्ट्रेट भी किए हैं और पेंसिल वर्क भी किया है, लाइन वर्क भी किया है। और ये कंपोजिशन आप देख रहे हैं, ये मैंने ह्यूमन रिलेशंस करके एक एग्जीबिशन लगाई थी, तो इसमें सारे इस तरह के ये पेंटिंग मेरे लगे हुए। और एक पेंटिंग के बारे में और मैं बताता हूँ आपको, बहुत दिलचस्प वो पेंटिंग है, आपके पास इस समय दिखेगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है। उसमें एक महिला जो है वो अपने छत पे डोरी पर कपड़े सुखा रही। दरअसल वो मेरे गांव की महिला है। तो मैंने एक बार देखा कि एक महिला अपने मेड़ी पर, जो 2 मंजिल मकान होते हैं, उसकी छत पे गई और वहाँ एक डोरी बंधी हुई थी। तो उसके पास एक ही साड़ी थी, तो गिली करके और सुखाती थी। तो उसने वो साड़ी डोर पे डाली। तो जैसे ही वो साड़ी डोर पे डालती, तो उसकी पीठ की सारी जो मसल्स है वो एकदम मुझे दिखाई देती। तो बाद में कोई 10 साल बाद फिर मैंने सोचा इस तरह का एक काम किया जाए, तो मैंने वो फिर पेंटिंग बनाया था, फ्लोटिंग इन द स्काई, वुमन फ्लोटिंग इन द स्काई। वो बहुत सुंदर, मेरी दृष्टि में बड़ा अच्छा काम था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। और एक और पेंटिंग का मैं आपको वर्णन करना चाहता हूँ कि एक मैंने पेंटिंग बनाया था, स्टेपिंग डाउन द कॉन्क्रीट। मेरे हिसाब से उसका अर्थ में लगाता हूँ यथार्थ पर पहला कदम। तो उसमें एक 16 साल की लड़की रहती है जो अपने घर के पीछे के दरवाजे से बाहर जाती है। दरवाजा अधखुला है और शाम का समय है। लड़की के आगे के पैर की मुद्रा कहती है कि चलो, और पीछे की मुद्रा कहती है नहीं रुको, अभी अंदर चलो वापस। तो वो पेंटिंग एक विशेष मैगजीन में, जो बड़ी प्रसिद्ध मैगजीन थी, उसमें एक लास्ट पेज पे छपा था। और उसमें फिर बाद में मुझसे पूछा गया कि इसका आप वर्णन भेजिए। तो मैं उनको बताया कि लड़की का जो सामने हाथ आ रहा है उसकी उंगलियां क्लियर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो लड़की सोच नहीं पा रही है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। फिर मुझसे पूछा गया कि इस लड़की का फेस क्यों नहीं बनाया। तो मैंने उनको फिर लिख के भेजा था कि मैं विश्व के उन तमाम पिताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिनकी लड़कियों की उम्र 16 साल है और वो अपने घर के पीछे के दरवाजे से चुपचाप बाहर जा रही है, तो पिता को सोचना चाहिए इस बारे में। और जो फेस इसलिए नहीं बनाया कि वो पर्टिकुलर एक लड़की बनती है विश्व की, और मैं सब जगह सब पिताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि पहचान बन जाती है फेस से, इसलिए मैंने उसका फेस नहीं बनाया था। तो इस तरह का वो एक बड़ा प्रसिद्ध पेंटिंग मेरा बन पाया।
जी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है हर एक कलाकार के जीवन में। आपके जी लाइफ जी में जी। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जो आपको पूरा एकदम से ऐसा चेंज मिला कि हाँ? देखिए, चित्रकार का तो काम ये होता है कि वो आर्टिस्टों से भी संपर्क उन लोगों का रहता है, दूसरे आर्टिस्टों के काम भी वो देखते हैं, नेचर में भी वो जाते हैं। और क्या होता है कि कंटेम्पोररी जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उसका भी प्रभाव चित्रकार पर पड़ता है। तो कई बार ये सोचता है आर्टिस्ट कि हम इस तरह से काम करें, हम उस तरह से काम करें, पर दरअसल काम जो चित्रकार खुद कर रहा है उसका थोड़ा थोड़ा चेंज ही उसमें आता है। तो ऐसा टर्निंग जैसी कोई स्थिति नहीं बनती है। मेरा जो काम है वो स्वतः धीरे धीरे जो चेंजेज आए हैं वो अपने आप काम करते हुए आए हैं। ओके। नहीं, ऐसा जी नहीं, जैसे मान लीजिए एग्जीबिशन का कुछ ऐसा सुपर हिट एग्जीबिशन हुआ कोई, जिसमें जी एकदम जी लाइफ को पूरा मोड़ दिया, जी चेंज जी कर जी दिया, ऐसा कोई जी जी जी। वाक्य जो आप सुनाना चाहें? दरअसल क्या होता है कि पेंटिंग का जो हम एग्जीबिशन वगैरह करते हैं जी तो कई बार ऐसा होता है कि पेंटिंग नहीं, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाती एग्जीबिशन। तो हम्म। इसका अर्थ हम कभी ये नहीं लगाते हैं कि अब आगे काम नहीं करना। जो आर्टिस्ट एक बार काम करते हुए रुक जाता है उसकी जिंदगी रुक जाती है, सही बात ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो बिल्कुल। मैंने कभी भी न चाहे पेंटिंग जाए न जाए, पास रहे न रहे, और खरीदार मिले ना मिले, मैं तो एक बात ये कहता हूँ, मैं तो बाजार की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता हूँ। अभी भी मैं बाजार की तरफ पीट करके खड़ा हूँ कि राम को कोई पसंद करे न करे, मुझे काम करते रहना है। नहीं, पर ये चीज तो है सर, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक जो आपने ये चार, उस दिन मैंने आपका वो न्यूज जो आज तक में आ रहा था वो मैंने देखा उसमें। जी जी बट जी 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 वो जी। बिल्कुल एकदम अलग सा ही मुझे फील हुआ, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट को लेके है ना कोई आजकल डेयरिंग नहीं करता। सही आप कहा समझ आपने। सकते हैं कि बाहर का वातावरण क्या है। तो जी ये जी भी एक तरह से कलाकार की जो अंदर की अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात तो लोग करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की बातचीत को या फिर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, अपने इष्ट के प्रति प्रेम, इस तरह की बात को रखते हैं ना, तो लोगों को ये बड़ा अजीब सा लगता है और लोग दूरियां जी बना लेते हैं कई जगह। तो जी ये जी मैं जी इसीलिए मैं आपको बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इस तरह के सब्जेक्ट को लेके है ना काम करना बहुत डेयरिंग वाला काम है। जी जी। तो ये, हाँ बताइए। बिल्कुल और दूसरा कि जैसे ये सब्जेक्ट जो हम अभी काम देख रहे हैं, ये वाले जी सीरीज जी। के ये कब के काम है? और ये क्या बहुत, शुरू में जैसे कॉलेज में आप जैसे बताया कि मिनिएचर के बाद आपने ये इस ट्रेडिशन को या इस तरह के, और ऑयल के जो, अलावा आपने कोई दूसरा मीडियम भी आपने यूज किया है? नहीं, मैं शुरू से ऑयल में ही काम करता रहा हूँ, और ये जो काम आप दिखा रहे हैं जी। ये कम से कम 25 साल पुराना है। ओके। तो उस समय इस तरह के फॉर्म्स लेके और मैं काम किया करता था। और हम्म। ये एक तरह से मेरी इसमें चेंज भी आया था कि शुरू में मैं इस तरह के लैंडस्केप को या गांव के झोपड़ियों के फॉर्म्स को लेके या कपड़ों को लेकर के, इस तरह के मैंने कम से कम 20 पेंटिंग उस समय बनाए थे, और करीब 25 साल पुराना ये पेंटिंग। ओके। और पर उसकी अभी एक ये चीजें मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोग गांव में रहे हैं तो हम इस जी चीज को रिलेट कर सकते हैं, पर जो लोग नहीं रहे हैं उन लोगों को ये चीजें अमूर्तन ही लगता है। वो इस फॉर्म को वो जितना भी वो ये करने की कोशिश करे, वो लोग मेरे ख्याल से जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे वो रियलाइज नहीं कर सकते। हाँ, दरअसल इन चीजों क्या को है, जरूर कर सकते हैं। जी जी, दरअसल क्या है कि मैं थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए मानता हूँ जी कि अमूर्तन जो है वो आम आदमी से दूर तो हुआ ही, बल्कि अमूर्तन ने आम आदमी को कला से दूर जरूर किया है। जी लोग आर्टिस्ट कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको अमूर्तन समझना है तो आप आर्टिस्ट के पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ी देर गैलरी में रहिए, थोड़ी देर आर्टिस्ट से बात कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए। पर जी। ये आज के समय में आम जो आदमी है वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैंने जो काम किया है, मैं इस दृष्टि को मानता हूँ कि वो आम आदमी भी आनंद ले सके उसका, और खास आदमी भी उसका आनंद ले सके। इसलिए मैंने ये कुछ फिगर्स भी उसमें डालना शुरू किए, और ये कॉम्पोजिशंस लेकर के मैं धीरे धीरे मेरे काम में इस तरह के चेंजेस आते रहे। वाह, बहुत ही खूबसूरत काम है सर ये। जी जी जी।
और मुझे तो इसका लाइट इफेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, जो किधर से भी कोई सी की ओर से भी लाइट आ रहा है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। जी जी। हाँ, तो एक चित्रकार किसी चित्र को देखकर प्रसन्न हो, ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल। आम आदमी तो ठीक है भाई, आम आदमी तो होता ही है प्रसन्न, पर एक चित्रकार यदि, क्योंकि वो तो गुण ही होता है चित्रकार, तो वो अगर प्रसन्न होता है तो ये आर्टिस्ट के लिए एक प्रशंसा है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो अभी एक और चित्र का मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, जो अभी मैंने उसमें प्रदर्शित किया है। उसमें मेरा एक चित्र है कि राम जब वनवास जाते हैं जी, तो केकई घर में जो पुराने चिथड़े कपड़े पड़े रहते हैं वो ला के पटक देती, राम से कहती कि पहनो, तुरंत तुम वनवास चले जाओ। तो राम चीर पहन लेते हैं, उस कपड़े को चीर के थे। पुराने जमाने में संत एक कपड़ा गले में लपेट लेते थे और शरीर पर लपेट लेते थे, चीर कहलाता था। तो राम चीर पहन लेते हैं, तो सीता को चीर पहनना नहीं आता है, तो राम स्वयं उस चित्र में सीता को चीर पहना रहे हैं। और विशेष बात ये कि एक छोटे से बच्चे ने जब वो पेंटिंग देखा तो हमने पूछा, भाई तेरे को क्या अच्छा लगा इसमें? बच्चा बोलता है, राम सीता की हेल्प कर रहे हैं। ओके। मतलब ये बच्चे का जो ये मुझे आंसर लगा, तो मैं बड़ा मुझे रोमांचित हो गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो इस तरह का वो। और एक और पेंटिंग जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया, इसमें वो महिला की पीठ दिख रही है। तो एक छोटी लड़की घर में आई और उसने जब उस चित्र को देखा, कहने लगी, अंकल आपने ये इस लड़की को ये ऊपर कपड़े क्यों नहीं पहनाए? वो बड़ी शर्मा रही थी, मतलब मुंह पे हाथ रख के बोली, ये कपड़े क्यों नहीं है इसके पीठ पर? तो ये बच्चों पर चाहिए कलर, रंग और कंपोजिशन। और उस चित्र में क्या है, ये बच्चों को भी उतना ही प्रभावित करते हैं जितने आम आदमी को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने अपना सब्जेक्ट इस तरह से लिया है। ये आप दिखा रहे हैं, महिला एक पूजा के लिए तैयारी कर रही है, और दरअसल ये मेरे ख्याल से ये वो मिनिएचर के दौर के बाद के सीरीज के हैं। हाँ, ये बात के हैं जो इस तरह के मैंने काम किए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, खूबसूरत काम है। जी 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 जी। हाँ जी, ये बात के काम, ये मेरी शुरू की सीरीज है ये, जिसमें मैंने बहुत सारे पेंटिंग बनाए हैं। ओके। ये पेंटिंग काफी बड़ा है, ये 4x6 का लगभग पेंटिंग है। और ये भी बड़ा लोगों को पसंद आया था। तो ये भी कम से कम 25-30 साल पुराना काम है। ये भी उसी सीरीज का, उससे थोड़ा से पहले का काम है। ओके। जैसे एक सब्जेक्ट को जब आप शुरू करते हैं व्हाइट कैनवास पे, तो ये पहले से आप कुछ स्केच करके ये रखते हैं, या जो दृश्य आप कहीं देखते हैं या इमेजिन करते हैं उसी को आप पहले डायरेक्ट कैनवास पे करते हैं? कैसे शुरू करते हैं काम आप? देखिए, आपने व्हाइट कैनवास की बात करी, तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने मुझसे एक आम आदमी ने क्वेश्चन किया था, जैसा आपने अभी पूछा, कि जब आप कैनवास के सामने होते हैं तो आपको कैसा लगता है? जी। तो मैंने कहा कि जो व्हाइट कैनवास है वो मुझे सांप की तरह लगता है। मतलब उसको आपको देखते रहने की इच्छा भी होती है और आपको भय भी लगता है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो भय जो है वो सृजन में शामिल हो जाता है। बिल्कुल। और भय दूर हो जाता है और आपका उस पर, और उसके बाद एक ऐसी कोलाहल सी स्थिति आती है दिमाग में, और वहीं से एक विचार जो है कैनवास पर पैदा होता है। जैसे कलिंग युद्ध के बाद वो वहाँ के जो जिसने कलिंग युद्ध शुरू किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जी। तो वही स्थिति हम लोगों की होती है कि जैसे ही वो भय खत्म होता है, हम कैनवास पर अपना काम शुरू कर देते हैं। और दरअसल मैं स्केच करता हूँ, और स्केच बनाने के बाद ही उसमें कलरिंग शुरू होता है। मतलब ऐसे अटेंडम नहीं करता हूँ। जी। नहीं, कई सारे लोग ये करते हैं। और अभी ये वाला जो हमारा चैनल है ना, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग तो वो आज के दौर पे स्केचिंग छोड़ ही दिए हैं और मेरे ख्याल से करते नहीं है। बट हम जब ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हम हमारे साथ स्केच बुक जाता है, या कभी भी ऐसे समय मिला तो करते रहते हैं। इम्पोर्टेंट कितना है स्केचिंग का हमारे जीवन में? देखिए, रेखाएं तो एक तरह से हृदय में
बहते खून की तरह होती है। रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है कला में, चाहे आपका, और मैं तो कहता हूँ कि जो परंपरागत काम यदि आपने नहीं किया है तो आपका एब्स्ट्रैक्ट भी उतना ही कमजोर होगा जितना परंपरागत चित्र कमजोर होगा। इसलिए रेखाएं जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ रेखाएं बहुत प्रभाव छोड़ती है। यदि आपकी रेखाओं में ताकत है तो वो आपके चित्र को संपूर्णता की ओर ले जाएगी। हालांकि मैं किसी चित्र को संपूर्ण नहीं मानता हूँ, उसमें कुछ न कुछ आर्टिस्ट छूटता चला जाता है और वो हर अपूर्ण चीज को दूसरे चित्र में पूर्ण करने की कोशिश करता है, और फिर इसीलिए मैं कहता हूँ कि अधूरापन जो है वो शाश्वत। बिल्कुल, ये आपने मेरे मन की बात कह डाली सर। मैं बस इसी पे आने वाला था कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बाद में काम देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए, तो वो जो करने की एक लालसा है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने उस पेंटिंग में दोबारा फिर कुछ किया हो? दोबारा मैं नहीं करता काम उसमें। एक पेंटिंग पूरा होने के बाद फिर दोबारा मैंने कभी किसी पेंटिंग में काम नहीं किया। ओके। वो वैसा ही रहता। मैं तो मानता हूँ कि जो विचार एक बार आपने व्यक्त किया है उसको दूसरी बार अगर आप चेंज करते हैं तो फिर वो विचार ही चला जाता है। उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं काम करने के बाद। तो दोबारा मैं किसी भी पेंटिंग को दोबारा मैंने कभी नहीं बनाया। नहीं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ डालना चाहिए या यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा कुछ इंक्लूड किया है कभी? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। हालांकि वो लगता है, ये जरूर लगता है, जैसे अभी जो बड़ा पेंटिंग मैंने 5 बाई 20 फीट का बनाया सीता की कोई, तो उसमें जरूर बहुत सारी चीज छूट गई। जैसे मैंने वो महेंद्र पर्वत बनाया तो उसमें वाल्मीकि ने कहा है कि महेंद्र पर्वत पे बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे हाथी हैं, बहुत सारे हिरण हैं, गंधर्व हैं। तो वो सब अगर मैं बनाता हूँ तो खाली वो महेंद्र पर्वत ही 20 फीट का बनेगा उसमें तो उसमें मेरे को ये सारी चीजें छोड़ना पड़ी। कि मेरे को जो चीज उसमें लगती थी कि ये मुझे यही रखना है, वही चीजें मैंने रखी। सारा कर ही नहीं सकते आप, मैं नहीं कर सकता कम से कम। क्योंकि अगर आप उसमें बनाएंगे तो फिर वो रावण का महल और वो मंदोदरी और रावण की पत्नियां और वो सारे आ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो कम से कम आपको 20 फीट के 4 पेंटिंग बनाना पड़ेगा। मतलब जो आपका मेन सार है वो छूट जाएगा, इसलिए जो आपने वो छूट जाएगा। हाँ जी। तो वो मैंने जो मुझे जो चीज लगी कि ये मुझे रखना है, तो वो पहले से विचार करके कि ये मुझे रखना है, इसमें ये छोड़ना है। जैसे हम लैंडस्केप कहीं जाते हैं नेचर में, तो हमको जैसे कोई पेड़ आकर्षित करता है, कोई पत्ती आकर्षित करती है, तो हम उसके उसी भाग को अपने पेंटिंग। एक बार क्या हुआ कि मैं एक मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक पत्ती टूटकर गिरी मेरी गोदी में। पत्ती इतनी सुंदर थी कि वो एक पेंटिंग में मैंने उस पत्ती को इलाज करके और उसमें यूज किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे अवचेतन में दर्ज होती है। जब हम घूमते हैं तो हम कहीं ना भटकने के लिए नहीं घूमते हैं, हम उस भटकन में भी एक सृजन होता है। मतलब वहां से भी हम कोई चीज ले लेते हैं कि भाई ये हमको चीज आकर्षित है। हो सकता है वो 10 साल बाद हमारे माइंड में आए, पर वो चीजें हमारे अंदर दर्ज होती चली जाती है और हम उसको पेंटिंग में यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा होता रहता है। वाकई ये तो होता है। और ये मेरे ख्याल से कलाकारों के लिए चेतन अवचेतन का खेल ही वो कहीं ना कहीं अपने काम के लोगों के सामने व्यक्त करना या अपने काम को शुरू करने का एक जरिया बनता है। ये कब के से सर? ये भी लगभग वही 20-25 साल पुरानी। देखिए इसमें क्या है कि आसमान में आप व्हाइट पेज देख रहे हैं जी, दरअसल ये चंद्रमा है। ओके। तो हम चंद्रमा गोल होता है, बहुत सारे बिल्कुल देखा है। बोले आपने ये रेक्टेंगल क्या बना दिया? मैंने कहा आर्टिस्ट के लिए चंद्रमा कैसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो रेक्टेंगल चंद्रमा बना दिया। रात का समय है और दरअसल इसमें आप देखेंगे कि कहीं मानव की उपस्थिति नहीं है, लेकिन आप एक जगह देखिए मैंने रेड कलर रखा है। मतलब जहाँ कहीं चूल्हा जल रहा है या घर में कोई है तो वो इनडायरेक्टली बताया गया कि यहाँ उपस्थिति है, उसका आभास। उसका आभास उस रेड कलर से होता है। ओके। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा है पेंटिंग आपने दिखाया। जी एक सेकंड। जी। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है कि अभी के दौर ये वो पेंटिंग है जो पेंटिंग देख रहे हैं ना जी, जिसकी मैंने चर्चा की थी, स्टेपिंग डाउन द कंक्रीट, 16 साल की लड़की। ओके।
हाँ, ये वो पेंटिंग है। अच्छा, ये वो यथार्थ है जिसपे पैर रख बाहर रही है, जाऊं या नहीं समाज है। जाऊं? हाँ, बाहर जाऊं या अंदर जाऊं। ओके। और खुला दरवाजा है, शाम का समय है, हम्म। उबड़ खाबड़ रास्ता, मतलब ये समाज है बिल्कुल। जिसको उसको सामना करना है। फैशनेबल लड़की है 16 साल की। फिर उन्होंने कहा कि आपने चेहरा नहीं बनाया, पर आपने ये ब्लाउज और ये तो बना दिया, तो ये तो भारतीय पहचान बन गई। बोले बिल्कुल। मैंने आर्टिस्ट को भी तो जिंदा रहने दीजिए, ये आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है मैंने कहा, ये यहाँ पर आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं मालवा में रहता हूँ तो कुछ तो पहचान मालवा की रहने दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, जी दूसरा जी समाज से मुझे ध्यान आया कि हम जो एक सामाजिक तौर पे हम जीते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं और बहुत सारे जी अच्छे काम करने वाले भी कलाकार हैं जो मध्य प्रदेश से, है ना, बहुत अच्छा काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। पर एक जो जी जी सपोर्ट होना चाहिए सीनियर्स का जी। या दूसरे कलाकारों का, वो उसको आप हम्म। किस तरह से देखते हैं कि क्या स्थिति है अभी के दौर में? दरअसल क्या है कि जो नए चित्रकार आ रहे हैं जी। वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो पहले जो जिस तरह से स्टूडेंट का काम हो पाता था उससे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। जी। पर एक कमी मैं जरूर महसूस करता हूँ कि जैसे किसी आर्टिस्ट की एग्जीबिशन होती है, जैसे मान लीजिए कि इंदौर में एक एग्जीबिशन हुई किसी गैलरी में, जी। तो वहाँ का जो कला जगत है, जहाँ जो स्टूडेंट है, हम्म। स्पेशली फाइन आर्ट कॉलेज या और दूसरे और कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो स्टूडेंट वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। इसका कारण मुझे आज तक कई बार मैंने अपनी बात में कहा भी कि जैसे कोई किसी भी आर्टिस्ट की एग्जीबिशन हो रही है तो आपको जरूर जाना चाहिए। बल्कि मैंने तो यहाँ पूना और दूसरे एक दो बार जहाँ कैंप में अटेंड किया था, वहाँ मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की भीड़ लग जाती, जब कोई सीनियर आर्टिस्ट होता है डेमोन्स्ट्रेशन देता है या कुछ भी, तो बिल्कुल। भीड़ लग जाती। और यहाँ तक मैंने देखा कि जैसे संगीत का कोई कार्यक्रम होता है और कोई गुरु अगर वहां पर उपस्थित है, सारे संगीतकार उनके चरण छूते हैं। बिल्कुल। ये हमारे इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। कि यहाँ पूना में मैंने जरूर देखा कि एक बार बहुत सीनियर चित्रकार दो तीन थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट उनके चरण छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। पर ये मैंने कला के उसमें देखा कि स्टूडेंट बहुत कम, गैलरी गोइंग बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ जहांगीर में एक तरीके एक आदत है लोगों की, समाज के लोगों की, कलाकारों की और आर्ट लवर्स की, कि वो एग्जीबिशन जरूर देखने जाते हैं। पर ये छोटे शहरों में, इंदौर जैसे, ये वो पेंटिंग है जो पीठ वाला मैंने आपको वर्णन किया था, वुमन फ्लोटिंग इन द स्काई, तो इन जगहों पर स्टूडेंट कम आते हैं। बल्कि मेरा तो कहना है कि स्टूडेंट पढ़ते भी कम है। और मुझे लगता है कि शायद गूगल को वो अपना आजकल गुरु मानने लग गए गुरु हैं कि बना उस पे चुके हैं। हम देख लेते हैं तो चित्रकारों से मिलने की क्या जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। इस और तरह ये चीजें होती हैं और ये आजकल ऐसे ही हो गया है। पर एक शिक्षक और अपने प्रोफेसर का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सीनियर्स का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जी हाँ, जी हाँ। कहीं ना कहीं जो उनका अनुभव है, मेरे ख्याल से वो उनको सुनने से भी बहुत सारी चीजें वो सीखने को मिलता है। और जी जी दूसरी बात एक कि बहुत अच्छा काम करने वाले कलाकार भी हैं। दूसरा, जी जो एक गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट बोल सकते हैं या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है कई सारे लोग, तो उसको आप किस जी। तरीके से देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से नए लोगों के लिए काम कर रही है या कुछ उनको और कुछ करना चाहिए? आप एक वरिष्ठ चित्रकार हैं, तो उस हिसाब से आपका सुझाव मेरे ख्याल से अगर ऊपर के लोगों तक सुनेंगे, ये चीज जाएगी तो जरूर सुनेंगे। देखिए, एक तो क्या है कि डेफिनेटली पहले मध्य प्रदेश सरकार भी जो बाहर एग्जीबिशंस लगाते थे तो उनको कुछ एक लमसम अमाउंट प्रदान करती थी। मतलब बाहर लगाने का और अपने शहर में लगाने का अलग अलग अमाउंट होता था, वो आजकल नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा डिपेंड इस तरह के सहायता पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। जो उसके पास जितना है, जो खरीद सकता है और जिस मीडियम में वो काम कर सकता है, उसको काम तो निरंतर करते ही रहना चाहिए। काम कभी आर्टिस्ट को बंद नहीं करना चाहिए, चाहे काम बिके ना बिके, चाहे कोई पसंद करे ना करे। और दूसरा ये कि कोई भी आर्टिस्ट जो पिछले कम से कम 4-5 दशकों से काम कर रहा है, चाहे वो कैसा भी काम करे, वो एक तरह का एक जिंदा आर्टिस्ट होता है। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट करे, चाहे वो फिगरेटिव करे, चाहे लैंडस्केप करे, चाहे कुछ भी करे। जरूरी नहीं कि आप जिस शैली में काम कर रहे हैं दूसरा आर्टिस्ट भी उसी शैली में काम करे, या उसी शैली में काम करने वाले चित्रकार को आप रेस्पेक्ट दें। मैं मानता, मेरा ये है कि आप
कोई भी आर्टिस्ट किसी भी शैली में काम कर रहा है, किसी भी मीडियम में काम कर रहा है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, तो उसको बराबर रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। और दूसरा मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जो देश में बड़ी बड़ी गैलरीज है उसमें एक सबसे बड़ी मुसीबत आती है कलाकार को रहने की। गैलरियों को अपने यहाँ कम से कम कुछ कमरे ऐसे रखना चाहिए कि जहाँ 7 दिन की मान लीजिए एग्जीबिशन है कहीं भी, तो वो 7 दिन तक कम से कम आर्टिस्ट वहाँ रुक सके, ताकि वहीं का वहीं नीचे उतर के अपनी वो सब व्यवस्था वो देख सके। बाहर से आने वाले आर्टिस्टों को बहुत परेशानियाँ होती है बड़े शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में और कलकत्ता में इत्यादि। तो दरअसल ये गैलरीज को भी करना चाहिए और ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि आर्टिस्टों के लिए गेस्ट रूम रहे जब वो अपनी एग्जीबिशन लेके कहीं जाए। ऐसा मेरा मानना है। अब आवाज एक चीज आप ये होता है कि जो ग्रुपिज्म बहुत चलता है कई जगह, कि जो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट का एक अलग ग्रुप बना के चलते हैं, जो फिगरेटिव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें खत्म होनी चाहिए और सभी का ये एक दुनिया है। ये आप जितना न्यूट्रल होके लोग चलेंगे उतना अच्छा है। ये तो सब नए लोगों को सीखने के, हालांकि बहुत सारे जगह ये वो क्या बोलते हैं आपस में जो एक वो द्वेष होता है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उन सब चीजों से मेरे ख्याल से बचना चाहिए। देखिए, ये कला के कई क्षेत्रों में है। आप चाहे साहित्य में चले जाइए, वहाँ आपको ग्रुप्स मिलेंगे, चाहे आप फिल्म में चले जाइए, कविता के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ ग्रुप मिलेंगे कि अपने ग्रुप वाले को ही प्रमोशन देना है, अपने ग्रुप वाले को ही आगे बढ़ाना है। तो इसको आप रोक नहीं सकते। पर यह है कि देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, एक फिगरेटिव वाले का भी उतना ही सम्मान करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आर्टिस्ट काम करे, चाहे वो किसी मीडियम में, किसी भी विधा में हो, बिल्कुल किसी भी विधा में हो, काम उसको करना जरूरी है। उस काम से ही उसको प्रेरणा मिलेगी और उस काम से ही वो सीखेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे कैसा भी काम करे। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, वाकई। और ये चीजें आपस के सामंजस्य से ही है ना, आप किसी भी जगह, क्योंकि एक होता है एक देश का व एक प्रदेश का जो कला का उत्थान है, वो वहाँ की कला संस्कृति को ही से ही जाना जाता है। जैसे मैं कई जगह एग्जांपल देता हूँ कि सांची का स्तूप है या अशोका स्तंभ है। अशोका कौन था, कैसे उनकी शक्ल थी, वो हमें किसी को नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा बनाए हुए गढ़ाए हुए ये सब चीजें, कलाकृतियां या ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल से कोई भी देश का जो राजनीतिक ये पक्ष हो, या उनको उस स्तर को उस तरह से बढ़ाना चाहिए और अलग तरह से सहयोग मिलना चाहिए। जैसे अभी सुनने में आया है इंदौर में ललित कला का गठन होने जा रहा है या होने जा रहा है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, मुझे पता है, मैंने उस पर साइन भी किए। मैं भी चाहता हूँ, बल्कि जब बनर्जी साहब वहाँ डायरेक्टर थे तो मैंने भी उनसे कहा था कि आप तुरंत इंदौर में ये ललित कला का संस्थान खोलिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और बहुत सारी एग्जीबिशंस वो आर्टिस्ट लगाते हैं और सतत काम करते हैं। तो इसलिए इंदौर में वो केंद्र खुलना अत्यंत आवश्यक है। ये इससे मैं सहमत हूँ इस बात से। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। बल्कि सरकार को सोचना चाहिए कि बहुत पहले वहाँ खुल जाना चाहिए था, अब तो खुल ही जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक चीज है वहाँ, हालांकि जो दूसरे कॉलेजेस हैं, इंदौर कॉलेज या धार जबलपुर, वहाँ के प्रॉपर एक जो बिल्डिंग होती है वो भी है ना, इस तरह के चीजें नहीं है जो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जैसे एक यूनिवर्सिटीज की होती हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को भी सरकार को देखना चाहिए। और ये कोई तरह का आक्षेप नहीं है, बट उसको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में एज ए कैरियर भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। और एक कलाकार प्रभाव करता ही है, मतलब एक कलाकार 100 क्या 1000 लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये चीजें तो समझना चाहिए अपने आर्ट के जरिए या अपने बातों के जरिए, ये प्रभाव तो पड़ता है। डेफिनेटली जो कला है, जो चित्र है, जो संगीत है और जो साहित्य है, यही चीजें उस देश की संस्कृति को कायम रखती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने वहाँ बेंगलोर में अपने पेंटिंग की एग्जीबिशन की थी। मैंने वहाँ का आर्ट कॉलेज देखा, कितना विशाल उनके पास जगह है, तो नेचर की तरह वहाँ पत्थर को बीच में आर्टिस्ट लोग बैठते हैं
और इंदौर में देखिए जो एक जगह थी वो अभी टूट के दूसरी बन रही है, लोग अभी भी बिल्कुल छोटे छोटे कमरों में वहाँ आर्ट क्लासेस चल रही है। तो डेफिनेटली कला को मालूम नहीं क्यों लोग उतना महत्व क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको प्रतिष्ठित करती है, आपको आगे ले जाती है, आपके देश का नाम वर्ल्ड में करती है। मतलब अगर आप प्रसिद्ध होते हैं तो अपनी कला संस्कृति से प्रसिद्ध होते हैं, उसी के द्वारा आप जाने जाते हैं। तो डेफिनेटली कलाओं के लिए तो एक जगह होना ही चाहिए और सरकार को इस बारे में सोचना ही चाहिए। बिल्कुल, जितना सर मेरे संज्ञान में है, सरकार तो ध्यान देती है पर वो सही जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि मैं अगर भोपाल की बात करूं तो मैं भोपाल में जब था तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार चाहती है कि करें, लेकिन एक इनिशिएटिव लेने वाले लोग वो आपस में ही खींचातानी चलती रहती है। फिर इस तरह के चीजें जो सरकार के पास फंड भी बहुत है, पावर भी है, लेकिन एक जिम्मेदारी या सही सुझाव देने वाले लोगों की कमी है। वहाँ पे जाके सही सुझाव देना और सही जगह पे देना बहुत जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली ये होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। तो जी। अच्छा, जो ये सिलसिला तो ये बातचीत का, ये स्लाइड शो का चलता रहेगा, तो हम चाहेंगे कि सर आप कुछ नए जो विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। मतलब आप अपने कला को, अपने जो काम को थोड़ा परिपक्व बनाइए, आप ज़्यादा काम करिए। आप 10 पेंटिंग आपने जीवन में बनाए और 10 पेंटिंग लेके आपने 1 मिनट शो करना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप कम से कम 100 पेंटिंग बनाइए, उसमें से 10 पेंटिंग चुनिए और फिर आप अपना शो कीजिए। तो एक धैर्य चित्रकार में होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा एक विद्यार्थी अध्ययन करे, बहुत सारा काम करे और इसके बाद उसको प्रदर्शित करे। जैसे संगीत में मैंने देखा है कि जैसे कोई कथक या भरतनाट्यम करता है तो बहुत प्रैक्टिस जब पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, मतलब कंप्लीट तो कभी कोई चीज होती नहीं है, पर जब थोड़ी रियाज जब पूरी हो जाए, ऐसी कला में भी जरूरी। जैसे कोई कहानी लिखता है, एक कहानी लिखी और उसने कहा कि एक सब्जेक्ट इतनी बड़ी मैगजीन है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आपको एक उसका जो चल रहा है ट्रेंड, जो समसामयिक लिखा जा रहा है, समसामयिक पेंटिंग बनाए जा रहे हैं, उसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। और वो ज्ञान ग्रहण कीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा बनाइए, थोड़ा काम कीजिए, और काम जब सारा इकट्ठा हो जाए तब उसको आप ले जाके और प्रदर्शित कीजिए। तो ये जल्दी मत कीजिए, ये मेरा कि आप जल्दी ये मत कीजिए मेरा आज 2 लाख में पेंटिंग सेल हो जाएगा, मेरा आज पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाएगा, मुझे खूब सारी प्रशंसा मिल जाएगी। तो आर्टिस्ट को धैर्य रखना जरूरी है, यही मेरा नए चित्रकारों के लिए कहना है। बिल्कुल, और वो समय तो देना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो, समय तो मांगता है। और कलाएं तो बहुत समय मांगती। बिल्कुल, आप इंजीनियर बन गए हैं और आपने नौकरी शुरू कर दी है ना, तो वो ठीक, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। पर कलाओं का रास्ता लंबा होता है और उसमें आपको झुक के ही प्रवेश करना पड़ता है। आप ऐसे सीधे खड़े होकर प्रवेश नहीं करते कलाओं की खिड़कियों में, वहां आपको झुकना पड़ता है। और झुकना मतलब काम करना, ज्यादा काम करना, तभी आप वहां आगे जाके अपना स्थान बना सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि आप थोड़ा समय दीजिए और इसके बाद अच्छा काम कीजिए, आर्टिस्टों को बुलाइए, बड़े आर्टिस्टों को अपना काम दिखाइए और इसके बाद उनसे राय लेके कहिए कि अब हम प्रदर्शन करें कि नहीं करें, तब आप अपना प्रदर्शन कीजिए। ये मेरा कहना है। ये चीजें तो हैं कि आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि कोई आर्टिस्ट को कोई एक दूसरों को इनवाइट भी नहीं करता है। मतलब कि सर हमने कुछ काम किए हैं, आप समय निकाल के आइए उसको देखने के लिए, ऐसा भी। सही कहा। देखिए, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मैं जब काम करता था, मैंने जो शो किए 1 मैन शो, तो मैं विष्णु चिंचालकर को और डीजे जोशी को अपने घर इनवाइट करता था। ये मैंने काम किया है और मैं इसका शो करने वाला हूँ। तो ये तो मेरी तो कम से कम आदत में था कि मैं जो उस शहर के बड़े चित्रकार हैं उनको मैं अपने घर बुलाऊं और एक बार उनको काम दिखाऊं और इसके बाद अपने काम को बाहर ले जाऊं। तो ऐसा दूसरे चित्रकारों को भी ये बात करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये बात आपने अच्छी कही। और दूसरा एक चीज, जो सक्षम नहीं है, जैसे कोई सीनियर आ नहीं सकते, तो आप उनके वहां चले जाके दिखाइए।
हाँ हाँ, डेफिनेटली। बिल्कुल। सब आज तक तो सब माध्यम उपलब्ध है दिखाने के, अपने काम को दिखाने के। बिल्कुल। या ऐसा नहीं होता तो हम रोल करके चले जाए, कई बार तो ऐसा होता था कि हाँ हम रोल हाँ, करके चले जाते थे, दिखा दिए जाके। जी 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 तो जी। दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अब सीनियर्स के द्वारा बोले हुए दो शब्द भी बहुत मायने रखते हैं। हाँ, बहुत बहुत मायने रखते हैं। वही बल्कि क्योंकि मैं तो वो जी मैं उसमें पढ़ा नहीं, मतलब फाइन आर्ट कॉलेज में नहीं पढ़ा मैं। जी। पर फिर भी सैनिक जैन को भी मैं अपने घर इनवाइट करता था। ओके। वो प्रिंसिपल थे वहाँ, तो मैं जी जब भी कोई काम करता था इकट्ठा, तो सैनिक जैन को भी इनवाइट करता था कि आप आइए, देखिए मेरा काम कैसा है, क्या इसमें क्या सिलेक्ट करूँ, क्या छोड़ूं। ये मेरी तो आदत ही रही है, तो मैं भी चाहता हूँ कि सीनियर आर्टिस्ट को एक बार काम जरूर दिखाया जाना चाहिए और नहीं, वाकई उनका वो। और रिस्पेक्ट। क्या होता है ना, हम देखते देखते हम अपनी आंखों से जब देखते हैं चीजों को, तो वो चीजें समझ में नहीं आती कहाँ कितना छोड़ना, क्या करना चाहिए। लेकिन वो जी जी जी। कोई एज ए व्यूअर और एज ए मेंटर जब सर लोग देखते हैं या सीनियर लोग देखते हैं, हाँ उन लोगों हाँ हाँ, को हमसे ज्यादा अनुभव होता है, तो वो एक बार में समझ जाते हैं कई बार। जी जी। एक बार क्या हुआ कि एक कंपोजिशन मैंने बनाया, जी। उसमें 3-4 फिगर थे। उसमें एक स्त्री की उंगलियां 6 बन गई। ओके। सैनिक जैन आया, बोले ये तुमने क्या करी, जानबूझ के 6 उंगलियां बनाई क्या? बोले नहीं नहीं सर, ये गलती से 6 उंगलियां बनी है। तो ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कई बार की, बिल्कुल। गलतियां होती है। एक बार उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा, ये इसका हाथ बहुत लंबा हो गया, और जब मैं ध्यान से देखा तो वाकई वो हाथ, एक प्रोपोर्शन जो है वो उसमें गलत था। तो ओके। वो ये सारी चीजें तो हमको नोट करना चाहिए, पूछना ही चाहिए। डेफिनेटली आपने बात कही जो बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। कुछ काम जी नहीं भी जी होना तो भी जाके अगर सीनियर्स कहीं बैठे हैं या उनसे कोई दो बातें जानने सुनने को मिल रही हैं तो बहुत होता है। ये काम प्रदर्शित हुआ है शायद वहां पे, है ना? ये वही सीरीज का है? हाँ, ये काम 5x20 पेंटिंग जो मैंने आपको वर्णन किया जी है, जी जी जी। ये वही वही है ये। ओके। जी जी जी। तो ये तो स्लाइड शो हमारा यहाँ खत्म होता है सर, और हम चाहेंगे जी कि जी सर जी 2 मिनट आप चैनल के लिए भी जरूर कुछ कहें। जी जी। दरअसल ये जो आप काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि ये एक तरह से चित्रकारों के लिए एक छतनार आश्रय है। जैसे कि वट वृक्ष के नीचे बहुत सारे तोते और दूसरी बहुत सारी पक्षी पलते हैं, छाया मिलती है और अच्छा लगता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये छतनार होके काम कर रहे हैं, बड़े वृक्ष की तरह काम कर रहे हैं। और इससे आर्टिस्टों को कम से कम उनकी बात को, उनके चित्रों को समाज के कई क्षेत्र में देखते हैं लोग, प्रशंसा पाते हैं। तो ये चित्रकारों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये अतुल्य है, बहुत अच्छा काम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बिल्कुल आपने सर, और हमारा हम मेरा चाहेंगे कि जो भी दरअसल। लोग ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से इस बातचीत को शेयर करें। और भी बातचीत है इस चैनल पे, और क्योंकि हर एक कलाकार का जीवन का एक अलग तरह का जर्नी होता है, वो और उनके काम, ये सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। दूसरा कि गवर्नमेंट अभी डिजिटलाइज इन सब चीजों को कर रही है, तो हम भी डिजिटल माध्यम से हम ये सेव करके रखते हैं ताकि 10 साल 20 साल बाद लोग इस चीज को देख सके, सुन सके। तो मेरे ख्याल से उस चीज का बेनिफिट इस माध्यम में, इस तरह से डिजिटलाइजेशन के जरिए तो होता है, और इसके लिए मोदी जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दीजी को भी, आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और बहुत ही मतलब कम समय मैं के मैं अंदर। मैं स्वयं भी प्रसन्न हूँ कि आपने बात की और मेरे इतने सारे पेंटिंग दिखाए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे और पेंटिंग मेरे वापस स्क्रीन पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, आपको अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत शो थैंक यू। अच्छा जाए आपका जहांगीर का। और इसी के जी, साथ हम थैंक यू। आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय जी, हिंद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।